अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ नौजवानों के व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगज़ेब की तारीफ में पोस्ट होने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। हिंदू तंजीमों ने 7 जून माफ़ कीजिएगा, हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने आज कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा होने की अपील की थी। जब हिंदू तंजीम के लोग वहां जमा होने लगे तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद शहर में सूरत हाल कशीदा हो गई। इसलिए इंतजामिया ने 19 तारीख की शहर में कहीं भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने हिंदू तंजीमों के लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें भगा दिया, जिसके सबब कोल्हापुर में हालात कशीदा हो गए। खबरों के मुताबिक शहर में जबरदस्त तनाव है। वाज़ेह है कि इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। दोनों अफराद पर पोस्ट बनाने और उसे वायरल करने का इल्जाम है। बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। कोल्हापुर वाक़े पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि रियासत में अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील भी की। पुलिस की तफ्तीश जारी है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महकमे दाखिला को कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई माफ़ी नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर एनसीपी रहनुमा सुप्रिया सुले ने हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि अगर हुकूमत की नाकामी की वजह से अमन की सूरत हाल मुतासिर होती है तो इसका असर रियासत में सरमायाकारी पर पड़ेगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 3 मई से मैतेई और कुकी तबकात के लोगों के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हो रही हैं। इस बीच भीड़ ने एक मां बेटे समेत 2 खवातीन को जिंदा जला दिया। तीनों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में करीब 2000 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक बाद में रात से सिर्फ हड्डियां मिली। ये वाक़या इतवार के रोज़ का है। इसकी पूरी डिटेल 2 दिन बाद सामने आई है। मरने वालों की पहचान 7 साल के टॉन्सिंग हैंगिंग, उनकी मां मीना हैंगिंग और उनके रिश्तेदार लीडिया लॉरेम के तौर पर की गई है। मारे गए 3 लोग 3 मई से आसाम राइफल कैंप में रह रहे थे। ये जगह इम्फाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर वेस्टर्न कांगचुप में है। एक ओहदेदार के मुताबिक इस कैंप में कई कुकी खानदानों ने पनाह ली हुई है। यहाँ कभी कभार बाहर से फायरिंग होती है। इल्ज़ाम है कि मैतेई तबके के लोग कैंप को निशाना बनाते हैं। ट्रेन हादसे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। कांग्रेस के सीनियर कायद डॉक्टर अजय कुमार ने
कहा कि टीवी पर हेडलाइंस चल रही हैं कि ये साजिश है या नहीं, लेकिन सीबीआई की एफआईआर में तोड़फोड़ या साजिश ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ लापरवाही का जिक्र है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने चारों तरफ अफवाह फैला दी है कि ये साजिश है। हमारी मांग जो है इस सरकार से काफी है, क्योंकि आपने सीबीआई से जांच शुरू करा दी। पहले तो सीबीआई ये जांच कर ली कि मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने 9,607 करोड़ का जो है बजट, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का बजट तो 2019-20 में 7,400 क्यों किया? ट्रैक मेंटेनेंस का बजट सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि बजट मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने कम क्यों किया। सीबीआई ये बताएगी कि पिछले 4 साल में, आपको नहीं मालूम होगा, 1,129 बार, लेट मी रिपीट इट, 1,129 टाइम्स ट्रेन रेल पटरी से उतर चुकी है। नहीं मालूम है तो 1,129 सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? पास्ट 4 इयर्स बॉस 56 इंच का सरकार ने 1,129 बार रेल को पटरी से उतार दिया। नो इंक्वायरी, सीएजी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में अगर आप पढ़ोगे, उसका मैं डिटेल्स पढ़ लूंगा कि उसने जो है विस्तृत रूप से, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा। सीबीआई इंक्वायरी हम डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के फंडिंग को 80% के आसपास कम क्यों की? जवाब दीजिए। 20,000 करोड़ की जगह पर आपने सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास दिए। इसका जो सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे मोदी जी के ऊपर? और अगर एफआईआर होना था सीबीआई का, द फर्स्ट एक्यूज हैव बीन अश्विनी वैष्णव एंड द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फॉर द सिंपल रीजन, अगर आप एफआईआर दोष, अगर आप जो दोष को साफ तरीके से आपको उसको स्थापित करना है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों नहीं है इसमें? इसलिए नहीं है, इसलिए होना चाहिए। मैं बताता हूं, उसके पैसे आपने कम कर दिए। 3 लाख पद खाली हैं, उसमें 1.5 लाख पद जो है सेफ्टी से संबंधित हैं। 1.5 लाख पोस्ट फॉर सेफ्टी। व्हाई डिडंट यू फिल इट अप? सीबीआई इसको क्यों नहीं जांच करेगी? सीबीआई को ये जांच करने की आवश्यकता है कि हमारे लोको पायलट जो है, जो ट्रेन चलाते हैं, वो 12-12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? सीबीआई इसको जांच करनी चाहिए। जब जांच ही हो रही है तो सीबीआई जो है पूरी दूध का दूध पानी का पानी। सीबीआई इसका भी जांच करें कि मोदी जी का हर इनॉग्रेशन में लोग बोलते 22 करोड़ खर्चा होता है, 22 करोड़ वंदे भारत के लिए। उसकी अलग कहानी है, जो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। 22 करोड़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट। ये जो रिपोर्ट्स है उसको वेरीफाई कर लीजिए। और लास्ट, सुरक्षा कवच। अश्विनी वैष्णव ने इतना बढ़िया वीडियो सिनेमैटिक सीन जो है वो ट्रेन चलते हुए बोला कि हमने, जीएम ने कहा कि सर क्यों चढ़ रहे हैं, और पूरा आपको दिखा दिया, मूवी चल रहा था, एंकर कूद। 2 जून को शाम 7:10 पर ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनें एक दूसरे से टकराई, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई। 1,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हालांकि अब 200-250 के आसपास जख्मियों का इलाज चल रहा है, बाकी घर जा चुके हैं। हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। 6 जून को ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया था कि अभी भी 91 लाशों की पहचान बाकी है। लोग अभी भी लाशों के ढेर के बीच अपनों को ढूंढ रहे हैं। इस वाक़े के 5 दिन बाद एक शख्स को अपने भतीजे की लाश मिली। वो उसे ले नहीं जा सका, क्योंकि डेड बॉडी पर 5 और लोग दावा कर रहे हैं। अब इस बॉडी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, तब जाकर उसे सौंपा जाएगा। ऐसा ही एक किस्से का पता चला है, जिसके बेटे को मरा समझकर उसके ऊपर लाशों के ढेर लगा दिए गए थे। लाशों के बीच जब उसने अपना हाथ हिलाया तो लोगों को पता चला कि वो जिंदा है। हिलाराम मलिक नाम के इस शख्स ने बताया कि मेरा बेटा विश्वजीत 2 जून को सांतरागाची से कोरोमंडल ट्रेन में बैठा। वो चेन्नई जा रहा था। करीब 7:30 बजे उसने फ़ोन किया था कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। मुझे फ़ोन करने के बाद वो बेहोश हो गया था। लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर बालासोर स्कूल में बनाए मुर्दा घर में रख दिया। उसके ऊपर लाशें रख दी गई। जब उसे होश आया तो उसने अपना हाथ हिलाया। लोगों ने देखा कि वो जिंदा है और उसे अस्पताल ले गए। बेटे के फ़ोन के बाद हम उसे ढूंढने पहुंचे थे। आखिरकार वो हमें बालासोर अस्पताल में मिला। उन्होंने बताया कि ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकता था। मेरा बेटा 2 साल बाद घर लौटा था। लखनऊ के कैसर बाग में वाक़ कोर्ट में 4 जुमे की दोपहर पेशी पर आए
बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हमलावर वकील के ड्रेस में आया था। उसने दोपहर 3:50 पर कोर्ट के अंदर 9mm की पिस्टल से 5 राउंड फायरिंग की। हमले में जीवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे और 2 पुलिस एहलकारों को गोली लगी है। मौके से भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह उसे वकीलों से छुड़वाया। हमलावर का नाम विजय यादव है, वो जौनपुर का रहने वाला है। उसने जीवा का कत्ल क्यों किया है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। सर, अभी तक जो घटना हुई है उस घटना में क्या अपडेट है? वो घटना में क्या अपडेट है? घटनाक्रम हुआ क्या है सर? आज जो यहाँ लखनऊ के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो घटना हुई है, उसके संबंध में आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिली है। एक संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहां पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी, और वो KGMU में भेजी गई है। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर से अभी लेटेस्ट अपडेट हमने जो लिया है, उसकी कंडीशन स्टेबल है और अभी उसका उपचार चल रहा है। और बाकी अभी यहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो अधिवक्ता बंधुओं से बात हो रही है और उसमें जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। अभी उसका चिन्हीकरण करके उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उसकी भी सिचुएशन काफी गंभीर है। उसको भी बहुत चोटें आई हैं, तो वो भी सिचुएशन उसकी गंभीर है। अभी बाकी डिटेल्स हम देंगे आपको। बच्ची की KGMU में उपचार चल रहा है, उसकी कंडीशन स्टेबल है। सवाल ये है कि 10 पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी पे लगाए गए थे, तो क्या अभी अंदर जाकर हमारे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो भी अंदर जाकर पूरी सिचुएशन का मुआयना करेंगे और उसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। मरकजी हुकूमत ने चारशंबे को साल 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कम से कम इमदादी कीमत का ऐलान किया, जिसके तहत धान की आम और धान ग्रेड ए की कीमतों में 143 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया, जबकि मूंग की कीमत में 803 रुपये फी क्विंटल, अरहर की कीमत में 400 रुपये और उड़द की कीमत में 350 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। मूंगफली की कीमत में 527 रुपये फी क्विंटल और मकई की कीमत में 128 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर की मीटिंग में वज़ारत ज़राअत ने खरीफ की फसलों की कम से कम इमदादी कीमतों में इजाफे की तजवीज़ की मंजूरी दी गई। 2022-23 में आम धान की MSP 2040 रुपये फी क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2183 रुपये फी क्विंटल कर दिया गया है। धान ग्रेड ए की MSP 2060 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 2203 रुपये फी क्विंटल कर दिया गया है। की वृद्धि इस मात्र 4 वर्षों में शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ा हो। खासतौर पे कोविड के बाद ये यूक्रेन की युद्ध, इस सब के बीच में फर्टिलाइजर के शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्रेट की समस्या, इन सबको जब हम देखते हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की भी चिंता की गई और हमारे किसानों की विशेष रूप से चिंता की गई, वो वास्तव में सराहनीय है।
और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है, वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की चारशंबे के रोज दिल्ली में वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर के साथ मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि हुकूमत ने जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का टाइम मांगा है, तब तक उन्हें किसी तरह के मुजाहरे न करने की अपील की। हालांकि पहलवानों का एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। बजरंग पूनिया ने कहा कि आज की मीटिंग के बारे में खाप के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे, सबकी सहमति से ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के सवाल पर भी वजीर स्पोर्ट्स ने जांच पूरी होने और उसकी बुनियाद पर कार्रवाई की बात कही। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की अडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती है, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष जो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीजें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरीके से रोंदा गया था, तो उस पर जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है।
अगर वही अब जो चीजें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं जितने भी हमारे, और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीजें हमारी इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। 15 तक अगर नहीं हुए तो दोबारा धरना चालू। वही मैंने पहले बोला, हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। 15 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है 15 जून तक। अच्छा, मीटिंग 5 घंटे चली तो मुलाकात पूरे 5 घंटे हुई या कुछ? जी बिल्कुल, आज पूरे इसी चीज पे चर्चा हुई है। तो आप मीटिंग में सेटिस्फाइड हैं आप लोग आज? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज है, बातचीत से तो आगे बढ़ती है बातें, तो उस चीज से हम संतुष्ट है कि भाई हाँ, पर ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जो देश के खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीतते हैं, वो रोड पे उनको पुलिस के द्वारा डब्ल्यूएफआई चीफ और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह की अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज पहलवानों ने अपना मुजाहरा भले ही खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने तहरीक जारी रखने का ऐलान किया। पहलवानों और मरकजी हुकूमत के दरमियान रस्साकशी का माहौल है, लेकिन गुफ्त शनीद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दरमियान संगीता बबीता के वालिद और विनेश फोगाट के चचा महावीर फोगाट ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने बात नहीं मानी तो खतरनाक नताइज होंगे, पंचायत आगे की पॉलिसी तय करेगी। अगर में मसला होगा अगर नहीं, जिस तरह पहले भी जो अनुराग ठाकुर ने जो पहले जो जनवरी में जो बैठे थे बच्चे, उस टाइम भी जो ये धरना उठाया गया था, लेकिन वो अपनी बातों पर जो खेल मंत्री वो रहा नहीं, जो बात जो बच्चों के साथ हुई थी, तो जबकि दोबारा जो धरना बैठना पड़ देने पर। आज आपके गाँव बलाली में पंचायत, आज हमारे गाँव बलाली में पंचायत इसी मामले में, और ये जो खाप पंचायत जो आज इकट्ठी, तो ये जो आगे जो खाप पंचायत जो चौधरी हैं जो वो जो फैसला लेंगे, तो उसके लिए जो मीटिंग है अभी जो हमने जो सभी ने जिस दिन जो 9 तारीख के बाद में फैसला है, तो हम सब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 20-30 हज़ार आदमी हम तुरंत जो कहेंगे वहीं पहुँच गए। और जो विनेश और जो बजरंग पुनियानी का जो आने का वो था जो, लेकिन शाम तक तो कोई विचार नहीं था, उनसे मुलाकात नहीं हुई, अभी वो बता नहीं सकता। आज अनुराग ठाकुर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और उसे गरीबों, पहलवानों, जवानों और किसानों से कोई परवाह नहीं है। चारशुंबे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ है और मंगल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद में किसानों के खिलाफ उसकी बर्बरीत ने साबित कर दिया है कि बीजेपी का किसानों और उनके मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब एमएसपी की गारंटी पर एक कमेटी का गठन करने का सरकार ने आश्वासन दिया, ना कमेटी बनी ना एमएसपी गारंटी हुई, और ये लाठीचार्ज इस बात का भी प्रतीक है। आपको याद होगा किसान आंदोलन में बीजेपी के सारे मंत्री कहते नहीं थकते थे कि एमएसपी तो है ही, हम एमएसपी पे खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद में कई बार कहा कि हम तो एमएसपी पे खरीद रहे हैं और हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर एमएसपी पे आप खरीद रहे थे और खरीदोगे तो कल क्या हुआ, मैं आपको कल का जो मूल मुद्दा है वो भी बताना चाहता हूं। सूरजमुखी पे इस साल 6400 रुपए की का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुआ था। आज निजी खरीदार बाजार में 3500 और 3800 रुपए में सूरजमुखी खरीद रहे। सरकार ने सरकारी खरीद शुरू नहीं करी। लगातार 5 बार सरकार से बातचीत हुई कि आप कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उसने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में अमीरों की मदद की है और गरीबों के साथ सिर्फ धोखा किया है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए मोदी हुकूमत के दफ्तर को मित्र काल करार दिया और कहा कि ये याद दिलाना अब जरूरी हो गया है कि इस मुद्दत में सिर्फ अरबपति दोस्तों को नवाजा गया और अच्छे दिन का नारा अमीर और गरीब की खलीज में बदल गया। खड़गे ने कहा कि ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 9 वर्षों में मित्रकाल में अरबपतियों को बहुत सारी सौगात और गरीबों को सिर्फ धोखा दिया गया। माशी अदम मसावत की खलीज को इतना गहरा किया कि आवाम ने देखा कि अच्छे दिन का असल चेहरा क्या होता है। मुंबई की एक अदालत ने सुरेश पवार नाम के एक मुलजिम को टेम्पररी जमानत दे दी, लेकिन उसकी मौत के 2 दिन बाद।
दरअसल मामला 11 मई का है। अदालत इस बात से अनजान थी कि 9 मई को मुलजिम की मौत हो चुकी है। यहां तक कि मेडिकल बेस पर टेम्पररी जमानत देने वाले 9 पेजेस के हुक्म में भी इसका तस्करा नहीं है कि मुलजिम मर चुका है। मुलजिम सुरेश पर मुंबई पुलिस ने 2021 में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था। उसे 31 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो सलाखों के पीछे था। चार्जशीट दायर करने के बाद केस पर सुनवाई चल रही थी। सुरेश ने जमानत की अर्जी में कोर्ट को बताया था कि वो संगीन रूप से डायबिटीज और उम्र से जुड़ी बीमारियों से मुतासिर है। फरवरी 2023 में सुरेश के पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी। इसके बाद उसे जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन बाद उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन पैर के अंगूठे में गैंग्रीन हो गया और उसे काटना पड़ा। ये बात कोर्ट को भी बताई गई कि अप्रैल में गलत इलाज की वजह से उसके जख्म में सेप्टिक हो गया था, जिसके चलते घुटने के नीचे का उसका पैर काटना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो गया। सुरेश के वकील ने उसको सही इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर 4 मई को मेडिकल बिल की पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने 8 मई को सभी लोगों की बात सुनी और 9 मई तक अपने फैसले को महफूज रखा। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने 9 मई को इंटरवेंशन पिटीशन लगा दी, जिसकी वजह से सुरेश की जमानत पर फैसला 10 मई तक टल गया। यानी उसकी मौत के 2 दिन बाद उसे जमानत मिली। 6 जून को एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसके बाद रूस के मकदान में तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दरमियान सभी मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन अब उन मुसाफिरों को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दरअसल तैयारा दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, लेकिन मकदान में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अब सभी मुसाफिर वहीं फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुसाफिरों के सामने खाने पीने और रहने के मसाइल पैदा हो गए हैं। साथ ही दवाइयां भी दस्तयाब नहीं हो रही हैं। कुछ मुसाफिरों को होटल में जगह नहीं होने की वजह से स्कूल और हॉस्टल में फर्श पर सोना पड़ रहा है। बांग्लादेश के सलहट जिले में चाशुम्बे के रोज ट्रक और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 25 लोग जाम बहक हो गए, जबकि 12 दीगर जख्मी हो गए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी दी। सलहट के जुनूब स्वरमा में पुलिस थाना इंस्पेक्टर मोहम्मद अबुल हुसैन ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मरने वाले सभी मजदूर थे। अफसर ने बताया कि हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। ईरान ने 7 साल बाद सऊदी अरब में अपनी एम्बेसी खोली है। इसी के साथ गल्फ के 2 अहम मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से बहाल हो गए। इस मौके पर एम्बेसी कंपाउंड में सेरेमनी का इनेकाद किया गया। इसमें कई डिप्लोमेट्स शामिल हुए। ईरान के कौंसलर मामलों के डिप्टी वजीर खारजा ने कहा कि ये दिन ईरान और सऊदी के रिश्तों के लिए अहम है। हमें उम्मीद है कि इससे इलाके में इस्तेहकाम का माहौल बनेगा और इस इलाके की तरक्की में मदद करेगा। कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयानक आग लगी है। यहां करीब सभी 10 सूबों और शहरों में इसका असर देखा जा रहा है। ओहदेदारों के मुताबिक अगस्त तक हालात और ख़राब होने का अंदेशा है। अब तक करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जल चुका है। ये पिछले 10 साल के औसत से 13 गुना ज़्यादा और बेल्जियम के मजमूई इलाके से भी बड़ा है। इसकी वजह से 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। कनाडा में फ़िलहाल 413 जंगलों में आग लगी हुई है, जिसमें से 249 मामलों में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। इसका धुआं अब कनाडा के अलावा अमेरिका के भी कई स्टेट्स में फैलने लगा है। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, कीन्स और मैसाचुसेट्स में एयर अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में मंगल की शाम हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान गोलाबारी हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक की उम्र 19 साल बताई गई। ये वाकया शाम करीब 5:15 बजे वर्जीनिया के रिचमंड इलाके के मैनरो पार्क में पेश आया। गोलाबारी के कुछ देर पहले ही पार्क के सामने अल्टीरिया थिएटर में हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू हुई थी। ये पार्क वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस में। शूटिंग में मारे गए लोग सेरेमनी में शामिल होने आए थे। इनमें एक 18 साल का नौजवान और एक 35 साल का आदमी भी शामिल है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।